जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो मैं बहुत सारे शंकाएं, बहुत सारे सवाल लेके अपनी अपलाइन के सामने बैठा। मैंने कहा सर मुझे बताओ कि कामयाबी कैसे मिलेगी। मेरी अपलाइन ने मेरे साथ एक बहुत अच्छा सवाल किया कि संजय धीमान, व्हाई यू हैव टू ज्वाइन दिस बिजनेस, कि तुमने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा सार छुपा हुआ है। मैंने कहा सर मेरी एक समस्या है। कहते क्या? मैं कहा मैं ज्यादा स्टडी नहीं कर पाया। उसका कारण था कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तो मुझे कहा कि संजय धीमान तुझे इसका अफसोस है। मैं कहा बहुत बड़ा अफसोस है, और इसी अफसोस के चक्कर में, इसी बात को लेके कि मैंने स्टडी नहीं की, उसके लिए मैंने ड्यू शॉर्ट ज्वाइन की कि मैं खुद पढ़ूंगा। कहते और क्या रीजन है तूने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया। मैंने कहा सर मैं ना जब मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ ना, तो सर लोग काम लेने के बाद जब पैसे की देने की बारी आती है तो कहते 15 दिन बाद ले लेना। जब 15 दिन बाद मांगने जाओ तो कहते अभी है नहीं, और 15 दिन रुक जा। मैं कहा सर पैसे टाइम से नहीं मिलते। कहते और? मैंने कहा सर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहते और? मैं कहा गर्मी बहुत लगती है सर, पूरा दिन हथौड़े मारते हैं और रोडों के ऊपर काम करना सर बड़ी गर्मी लगती है। सर मुझे कहते और कुछ? मैंने कहा सर और क्या, बस पैसे की भी किल्लत है, पढ़ाई भी कम है, और गुजरात में रहता हूँ, यहाँ की लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है और ज़्यादा पहचान नहीं है। तो सर ये कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। कहते संजय धीमान तू कामयाब नहीं हो सकता। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा सर फिर मेरे पैसे वापस लाओ, अगर मैं कामयाब नहीं होता तो पैसे वापस लाओ। क्योंकि दुनिया में हर इंसान हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। मैं सही बोल रहा हूँ? हर इंसान आसान रास्ता ढूंढता है कि उसको आसानी से पैसे कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा सर आप अभी ये कह रहे हो कि तू कामयाब नहीं हो सकता, तो मेरे पैसे वापस लाओ, मैं कामयाब क्यों नहीं हो सकता। कहता संजय धीमान तू इस सिस्टम में ऐसी कोई वजह बता कि जो तुझे कामयाब कर जाए। तू तो सारी समस्याएं बता रहा है, इतनी सारी समस्याएं बताएगा तो दोस्त तू जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। देखो इस काम को नहीं करना, ये काम नहीं चलता, पैसे नहीं आते, कंपनियां भाग जाती हैं, दो नहीं बनते, लोग नहीं जुड़ते, लोग बात नहीं सुनते। ये इस काम को नहीं चलाने के या नहीं करने के हजार बहाने हो सकते हैं, लेकिन कोई एक वजह की तलाश कर कि तुझे ये काम करना है, वो वजह बता कि तूने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है। मेरे को एक बात बताई कि संजय धीमान एक चीज याद रखना, तेरे बहाने बड़े होंगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जिस दिन ये एक वजह तेरे बहानों पे भारी पड़ गई ना, तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मुश्किलें हमेशा हारती हैं और संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। तूने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तूने कहा कि मैं जब यहाँ काम करता हूँ तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। संजय धीमान याद रख, इस सिस्टम में अगर तुझे अमीर बनना है, रिच बनना है, करोड़पति बनना है, अपने ड्रीम पूरे करने हैं, तो तुझे मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसा किचन नहीं है कि जैसे घर में हम किचन में जाते हैं तो मम्मी फटाफट रोटियां थाली में डाल के देती है, खा ले। नहीं, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भी बहुत स्ट्रगल है, यहाँ पे भी बहुत सारी धूप बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बहुत सारी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तब जाके कामयाबी मिलेगी। ऐसे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, तुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तू मुझे वो एक रीजन बता कि जिसकी वजह से तू कामयाब हो सकता है। तूने क्यों इस सिस्टम को ज्वाइन किया। मैं तेरी पूरी मदद करूंगा, मैं तुझे अमीर बनने में तेरी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन वो मुझे एक वजह बता दे। मैंने कहा सर वजह बड़ी स्ट्रांग है सर। कहते बता। मैंने एक साइकिल की डिमांड करी थी। उससे पहले मैंने एक डक बैक कंपनी के शूज आते थे, मैंने अपने किसी क्लासमेट के वो पहने हुए देखे, उसका नाम भी संजीव था। शिलोंग में रहता था वो, तो वो नया नया हमारे स्कूल में आया, उसने डक बैक के शूज पहने थे, उसके पिताजी आर्मी में थे। मुझे वो शूज बहुत अच्छे लगे। दोस्तों मैंने पिताजी को 6th क्लास में जाके कहा कि मुझे वो शूज लेके दो डक बैक के। पता कब मिले? 6ठी क्लास पूरी हो गई, शूज नहीं आए।
7वीं पूरी हो गई, शूज नहीं आए। 8वीं पूरी हो गई, शूज नहीं आए। 9th क्लास में शूज आए। और जिस क्लास में मतलब 3 सालों के बाद जब मुझे शूज मिले तो अकेले शूज नहीं मिले, बोरा भरकर बातें भी सुनने को मिली। तो मेरे पास एक वजह है सर कि मैं अपनी वो हर ड्रीम, वो अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन आए मेरे पास बहुत बड़ी अलमीरा हो, शूज का रैक हो, कि जिसमें मैं अपनी अलग अलग ब्रांड के शूज रखूं। मेरे पास बाटा के शूज हों, मेरे पास मेट्रो के शूज हों, मेरे पास मोची के शूज हों, मेरे पास क्लब ट्री के शूज हों, मेरे पास ब्लैकबेरी के शूज हों, मेरे पास नाइकी के शूज हों, एडिडास के शूज हों, मोची के शूज हों। मैं हर ब्रांड के शूज पहनना चाहता हूं। कहते और कोई वजह बता, क्योंकि जिस दिन ये तेरा काम हो गया, मान लो कि तू सारी ब्रांड के शूज लेना चाहता है, 2 लाख के, 4 लाख के, 5 लाख के आएंगे, लेकिन जिस दिन तेरी ये शौक पूरा हो गया उसके बाद क्या? मैंने कहा सर एक वजह और भी है। कहते क्या? मैंने कहा कि मैं जब शूज लिए 9th में तो मैंने पिताजी से डिमांड करी कि मुझे साइकिल भी लेनी है। दोस्तों रियल घटनाएं हैं, आपने सुनी भी होंगी। मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती, जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं मैं चाहता हूं कि वो मुझे आज भी मोटिवेट करती हैं, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, आप भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो मुझे मेरे साथ क्या हुआ है, किन चीजों की वजह से मैं मोटिवेट हुआ और मैं कैसे कामयाब हुआ, वो वजह सब आपको पता होनी चाहिए जी। सही सहमत है मेरे साथ? मैंने पिताजी से कहा मुझे साइकिल चाहिए। अब दोस्त हुआ क्या कि जब साइकिल लेने की बारी आई तो पहले तो घर वालों ने 2-4 बातें सुनाई, फिर पता नहीं क्या प्लानिंग हुई। अब साइकिल लेने गए तो एक जगह पे साइकिल जिससे लेनी थी वो बैठ गया, उसके सामने मेरे पिताजी बैठ गए और मैं थोड़ा सा साइड में होके बैठ गया ताकि मैं दोनों को देख सकूं, कोई इशारा तो नहीं कर रहे आपस में। अब मेरे पिताजी कहते हैं भाई साहब से कि यार साइकिल बेचनी है। कहते हैं हाँ साइकिल बेचनी है। कहते कितने पैसे लेने हैं? कहते 200 रुपये लेना है। जैसे ही उन्होंने कहा 200 रुपये लेना, मैंने तुरंत पिताजी के चेहरे की तरफ देखा कि उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। तो पिताजी ने उनसे कहा यार 200 रुपया ज्यादा है, मैं 180 रुपया दूंगा। तो मुझे थोड़ी सी राहत की सांस मिली कि पिताजी 180 तक तो आए हैं तो बात बन जाएगी। तो मैंने तुरंत दूसरा एक्शन था, सामने वाले के चेहरे को, जो सेलर था, जो साइकिल बेच रहा था, उसके चेहरे के ऊपर नजर डाली। तो उसने बोला नहीं, मैं 200 रुपया पूरा लूंगा। जैसे उसने दोबारा ऐसे बोला ना दोस्त, मेरे चेहरे पे थोड़ी सी रौनक जो थी वो चली गई। मैंने तुरंत पिताजी की तरफ देखा। पिताजी कहते हैं नहीं यार मैं 180 रुपया ही दूंगा। और दोस्त ये डिस्कशन कम से कम भी 1-1.5 घंटा चली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे साइकिल मेरे लिए खरीदी जा रही है या मुझे बनाया जा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे इनका प्री प्लान है। मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब पूरा एकदम। कभी पिताजी की तरफ देखूं, यार बच्चे की जान लोगे, 20 रुपए के चक्कर में मेरा दिल टूटे जा रहा है। कम से कम 20 रुपया बढ़ा दो यार, कमा के दे दूंगा यार। माने मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ, तरह तरह की बातें सोच रहा हूँ हैं। उधर से उसकी तरफ देख रहा हूँ, मैं क्या खड़ूस अंकल दे दो ना यार, मन से ही बोल रहा हूँ दे दो ना यार 20 रुपया। क्या यार मैं कमाऊंगा तो 40 रुपया दे दूंगा, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है यार। मेरे सारे दोस्त साइकिल लेके आते हैं, मेरे पास साइकिल ही, मैं पैदल जाता हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, प्लीज दिला दो यार। मन से भगवान को बैठे बैठे बड़ी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ उधर, प्रभु दिला दे, शाम को लड्डू चढ़ाऊंगा, वो भी बाप की कमाई के, मैं तो कुछ कमाता ही नहीं था। पर दोस्त हुआ क्या, वो साइकिल नहीं मिली मुझे। 20 रुपए के चक्कर में साइकिल रह गई। दोस्त जब मेरी अपलाइन ने मुझसे ये सवाल पूछा कि संजय दीवान को ठोस वजह बता कि मुझे भी तेरे साथ काम करने में मजा आए, दोस्त ये वजह बताते समय मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सर छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं कि एक वक्त था मुझे साइकिल नहीं मिली थी, लेकिन एक वजह है कि मैं अब साइकिल खरीदना नहीं चाहता बल्कि 4 व्हीलर खरीद कर गाँव जाना चाहता हूँ। जी सर, ग्रेट सर। कहती और क्या वजह है? मैंने कहा सर किराए के मकान में रहता हूँ। मुझे आज भी किस्सा याद है कि मेरी वाइफ जब बच्चा छोटा था साहिल, तो बच्चे में माँ बिजी रहती है तो उसको पता नहीं चलता कब कितना समय हो गया। तो घर में घड़ी नहीं, मैं एक दीवार घड़ी लेके आया
और मैंने उसे कहा कि देख, इसको जहां तुझे लगे वहां लगा देना, ताकि तुझे समय का पता चलता रहे कि कब खाना बनाना है। कई बार क्या होता था, मैं घर पे आ जाता था लेकिन खाना बना नहीं होता था। बोले यार बच्चे के साथ में कब खेलती रही तो मुझे पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। जी गुरुजी। दोस्त, ये कहानी जिंदगी की ना, देखो छोटी छोटी बातों से शुरू हुई। लोगों ने तो सिर्फ ऐसे कह दिया, लेकिन एक हम थे जो हमने उस बात को दिल पे लगा लिया, हमने उसको अपना मिशन बना लिया। मेरी वाइफ, अब मैं डीजल मैकेनिक यानी मिस्त्री की वाइफ, तो उसने थोड़ा सामान घर में पड़ा था, हथौड़ा उठाया, किल्ली लगे दीवार पे ठोकने, तो जैसे 2-4 चोटें मारी थी, अभी किल्ली थोड़ी सी दीवार पे गई थी, इतने में मकान मालकिन भागते हुए आई। ये अंजू क्या कर रही है, क्या कर रही है? बोले आंटी किल्ली लगा रही हूँ। बोले किस लिए? बोले मुझे घड़ी टांगनी है। नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, आप ये किल्ली निकालो। तो इसने पूछा आंटी क्यों? तो कहती कि तुम किराए के मकान में रह रहे हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है। तुम आज यहाँ पे हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने यहाँ रहोगे, फिर दूसरे घर में जाओगे, दूसरा कोई किराएदार आएगा, फिर वो बोलेगा मुझे यहाँ पे ये किल्ली नहीं चाहिए, मुझे इस कोने पे चाहिए, मुझे घड़ी यहाँ नहीं यहाँ लगानी है। तो वो वहाँ किल्ली लगाएगा, वो 2-4-6 महीने रहेगा, वो चला जाएगा, फिर अगला किराएदार आएगा, वो वहाँ से किल्ली निकाल कर, तो पूरे घर में जगह जगह पे किल्लियाँ लोग अपने मनपसंद के हिसाब से लगाएंगे। तो ये आपका राइट नहीं बनता, क्योंकि आप यहाँ पे किराए पे रहते हो, ये आपका खुद का घर नहीं है। मैं दोस्त, जब मैं शाम को घर पे आया तो मेरी वाइफ की आंखों में आंसू थे। कहती यार किराए के मकान में रहना कोई गुनाह है? मैंने कहा नहीं। कहती आज मेरे साथ ऐसे हुआ। दोस्त, पता नहीं मेरी जवान पे सरस्वती बैठी थी। मैंने उसे कहा तू टेंशन ना ले यार, मेरे पे यकीन कर, एक दिन आएगा तुझे मैं इतना बड़ा घर बना के दूंगा, इतना बड़ा घर बना के दूंगा कि जिस घर की दीवार किसी दूसरे घर की दीवार के साथ नहीं मिलती हो। तो जब मेरी अपलाइन ने पूछा कि संजय धीमान वो ठोस वजह बता कि जिस वजह से तूने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, जो तेरी ड्राइविंग फोर्स है, वो वजह बता। तो मैंने बताया कि सर ये बात मेरे और मेरी वाइफ के बीच हुई थी, मकान वाली बात किसी और के बीच नहीं हुई थी, लेकिन आज तीसरे व्यक्ति वो आप हैं कि जिनको मैं ये बता रहा हूं कि ये बात हुई थी, और मैं उसको एक घर गिफ्ट करना चाहता हूं। मैं 11 महीने की एग्रीमेंट वाली वो किराए के मकान वाली जिंदगी से दुखी हो गया हूं। मैं खुद का एक मकान चाहता हूं, मेरा खुद का एक बंगला होना चाहिए, मैं खुद की गाड़ी लेना चाहता हूं। मैंने स्टडी नहीं की, मैं स्टडी नहीं कर पाया, क्योंकि सैटरडे संडे को जब कभी छुट्टी होती थी तो 2 दिन हम कहीं ना कहीं मजदूरी करते थे, अपनी फीस के लिए, अपने अच्छे कपड़ों के लिए, अपने खर्चे चलाने के लिए मजदूरी करते थे। हमारे पास पैसा ना होने की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन सर मेरे पास इस काम को करने की एक ठोस वजह है। वजह यह है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है। मैं अपने बेटे से कभी नहीं कहता कि तू ये वाली डिग्री कर, तू ये वाली डिग्री कर। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों में से किसी को नहीं कहता तू बेटा ये पढ़ ले अपना, नो, तेरे को जो पढ़ना पढ़, मुझे ये बता मुझे फीस कहाँ पे करनी है। मैंने एक ही ड्रीम देखा था, मैं अपने बच्चों को यही कहता हूं कि मेरी जो कमजोरी है तुमको उसको ताकत बनाना है। मेरा ड्रीम एक ही है कि मेरे बच्चे खड़े हों और मैं विदेश में अपने बच्चों के साथ घूमने जाऊं तो एयरपोर्ट पे आके अंग्रेजों के साथ मेरे बच्चे इंग्लिश में बात करें, और मुझे जब तुम वैसा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यही मेरा ड्रीम है, और यही इस काम को करने की वजह है कि मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ा सकूं, इतना पढ़ा सकूं कि वो दुनिया के जिस कोने में जाएं मेरा नाम ऊंचा करें। क्योंकि ये मेरी कमजोरी रही है, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं आज सिस्टम को इसलिए एज ए कैरियर करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने बच्चों की फीस पे करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में जिनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो अपने बच्चों को मन चाही पढ़ाई नहीं करवा पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और मुझे पूछा कि संजय धीमान मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तेरे साथ, मेरी हजारों लोगों की टीम है। उनके उस टाइम काफी कुछ 1,500-2 हजार लोगों, शायद 2,500 भी होंगे, इतनी बड़ी टीम थी। अपलाइन से हमने कभी ये पूछा नहीं, लेकिन वो बताते थे कि मेरी इतनी बड़ी टीम है। तो उन्होंने एक वजह कहता एक आखिरी वजह, मैं कहा सर इतनी सारी तो वजहें हैं,
कामयाब होने के लिए आपने बोला था कि एक वजह काफी है जो तेरे बहानों पे भारी पड़े, तो मेरे पास तो बहुत सारी वजह है। मुझे कहते नहीं एक और बता यार, इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है तेरे साथ बात करने में। जी गुरु जी। मैंने कहा सर, जिंदगी में दो कुर्सियां हमेशा इंसान को अपनी तरफ खींचती है। पहली कुर्सी वो ये मेरी वर्कशॉप जहां मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं। जी। मेरा शरीर ठीक नहीं होता, कई बार थक गया होता हूं काम करते करते, रात को नींद भी पूरी नहीं होती क्योंकि रात को 11-12 बजे जाना, सुबह 4-5 बजे उठने की आदत और जल्दी आना, तो पिछली दर्द अभी तक दूर नहीं हुई और नई दर्द स्टार्ट हो जाती है। मेरा मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी इस कुर्सी में इतनी ताकत है कि ये मुझे बुला लेती है। मैं पैदल चल के फिर भी रोज सुबह आकर अपना शटर खोलता हूं दुकान का। ये मुझे मजबूर करती है, मुझे खींचती है अपनी तरफ। मुझे गांव नहीं जाने देती अपने मम्मी पापा के पास, किसी सोशल फंक्शन में मैं नहीं जाता क्योंकि ये कुर्सी का बहुत बड़ा खिंचाव है जो मुझे अपनी ओर खींचती है। और दूसरी कुर्सी वो है जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयाब व्यक्ति बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा, मैं दुनिया की सैर करूंगा, मैं दुनिया घूमूंगा। ये मेरी वजह है। और मेरी एक वजह ये है कि मैं दोबारा इस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता। मैंने इसके लिए इसका त्याग किया है, मैं उस कुर्सी पर ही बैठना चाहता हूं। और ये मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूं कि ड्यू सॉफ्ट करने से पहले हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होता है। एक वो कुर्सी होती है जिसके ऊपर वो पहले बैठता है, और एक कुर्सी वो है जिसके लिए उसने पहले वाली को छोड़ा है। दोस्तों, दोनों का खिंचाव हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन पुरानी कुर्सी का खिंचाव हमेशा ज्यादा होता है। और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 80% लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार इससे अच्छी तो नौकरी ही है यार, बॉस 2-4 गालियां देता है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे। वो उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरी अपलाइन बड़ी सीरियस होकर सुन रही थी, मुझे कहती संजय धीमान आखिरी एक वजह बता। मैं कह सर अब क्या बताऊं। मैं कह मेरे पिताजी 45 ईयर एज, आज दोस्तों मेरी 45 ईयर एज है, 2 नवंबर को 45 पूरे हो जाएंगे। इस एज में मेरे पिताजी ने जब देखा यार कि यहाँ पे रहूंगा तो घर का सिर्फ खर्चा ही चलेगा, इतनी उम्र हो गई है, अब आगे बच्चों की शादी भी करनी है, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा और सोचा कि यार यहाँ पे अभी लगता है कि गुजारा नहीं होगा, तो उन्होंने पासपोर्ट बनाया। और पासपोर्ट बनाना मतलब उस समय, आज मेरे पिताजी की एज है 71, जब वो 45 के थे तब की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि आज से 26 साल पहले की। जी सर। उस समय पासपोर्ट बनाना बहुत टफ था। आज तो क्या आप घर पे बैठे और मतलब ऑनलाइन पे फॉर्म फिलअप करते हैं, 10 दिन के अंदर पासपोर्ट घर पे आ जाता है, पुलिस इंक्वायरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उस समय मतलब पासपोर्ट बनाना एक बहुत बड़ी जंग जीत लेने बराबर था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने पासपोर्ट बनाया, काफी खर्चा किया। दिल्ली में जब इंटरव्यू देने आए, मुझे आज भी पता है मेरी एक सफेद कलर की पैंट थी, मेरे पिताजी मुझे कहते हैं यार बेटा कोई पैंट कमीज है तो मुझे दे दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, यार पैंट कमीज है तो कोई दे दे यार, मैं दिल्ली इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इसमें 2 वजह आ गई। मैंने कहा सर वो जो सीन मैंने देखा था ना, मुझे मेरी आंखें भर आई थी। मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि इतना कमाना चाहता हूँ कि मैं अपने बाप को ऐसे ऐसे ड्रेस पहनाना चाहता हूँ कि जो उसने जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त। और मेरे शरीर पे आज पसीने से लथपथ, डीजल से लथपथ, पेट्रोल से लथपथ कपड़े होते हैं। अगर इस सिस्टम में इतनी ही ब्यूटी है तो आपने बंदा भी क्वालिटी वाला चुना है, तूफान खड़ा कर दूंगा। अगर इस सिस्टम में इतनी ब्यूटी है कि ये गरीबों को अमीर बनाता है, ये बेसहारा को सहारा देता है, और ये अनपढ़ों को भी अगर पढ़ने लगा देता है, जो कुछ नहीं करते उनको भी ये कामयाब बना देता है, जिनको लोग मजाक करते हैं उनके सिर पे भी ये कामयाबी का ताज पहना देता है। अगर इस सिस्टम में इतनी ब्यूटी है तो सर संजय धीमान आपसे वादा करता है कि आपने बंदा भी ब्यूटीफुली चुना है। दूसरी बात, मैं कहा सर हुआ क्या कि मेरे पिताजी जब दिल्ली गए तो दिल्ली में उनकी जेब कतरों ने जेब काट ली, और बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे कहीं इधर उधर जेब में, मैंने उनको समझा के भेजा था कि
एक जगह सारे पैसे नहीं रखने के। मान लो कि चोरी हो जाए, मान लो कि हो जाए, मतलब घर में बैठे बैठे लोग अपना तिकड़म चलाते रहते हैं कि हो जाए, तो फिर क्या करोगे? दिल्ली बहुत दूर है। तो मैं कहा वहां उस समय तो फोन भी नहीं होते थे, तो हमने उनको थोड़ा बहुत समझा के रखा था। उन्होंने 200, 250, 300 रुपया कहीं साइड में रखा हुआ था, वो बच गए, बाकी सब चोरी हो गए। और मेरे पिताजी ना विदेश जाने का सपना जो है वो पूरा नहीं कर सके। वो उनका भी एक सपना था मैं एक जहाज में बैठूं। मैंने कहा सर मैं इतना कमाना चाहता हूं कि मैं अपने माँ बाप को हवाई जहाज की यात्रा करवाना चाहता हूं। और दोस्त सच्चाई ये है कि जो जो मैंने सोचा था वो इस सिस्टम से पूरा हुआ। मैंने अपने पिताजी को हवाई जहाज की यात्रा भी करवाई। क्या बात। मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे कहा बेटा मैंने पहली बार समंदर देखा। मैं बॉम्बे लेकर गया उनको, बड़ौदा टू बॉम्बे इंडिगो में। बड़े खुश हुए, पूरा दिन उनको वहां रखा, रात को होटल में रखा उनको। मैं आप हमेशा पूछते हो कि होटल में, जब मैं बड़ौदा से क्या बोलते हैं हिमाचल आता हूँ या बड़ौदा से कहीं सेमिनार लगाता हूँ, मैं होटल में रहता हूँ, तो उनको क्या लगता था गांव वालों को कि होटल में बाहर कहीं बरामदे में चारपाई डाल देते होंगे, वहां रह के फिर काम पे चले जाते होंगे ये। मैंने उनको होटल पे लेके गया, 4,500 रुपया रूम का रेंट था। जब उन्होंने देखा बोले ये क्या, ये किसका घर है? मैं कहा ये अपुन का ही घर है, नेटवर्कर का ही घर है, ऐसे ही रहते हैं। वो खुश हो गए हैं। दोस्तों जो जो मेरी वजहें थी, जो जो मेरे रीजन थे इस काम को करने के, मैं थैंक्स करता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन का, मैं थैंक्स करता हूं इस सिस्टम का कि जो जो ख्वाब लेके दोस्तों मैं इस सिस्टम में आया था, आज वो ख्वाब मेरे हकीकत में बदल गए हैं। आई एम रियली प्राउड टू बी ए नेटवर्कर। मुझे आप लोगों के साथ बड़ा आनंद आता है मिलकर। जब मैं आपसे बातें करता हूँ मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है। जब मैं 25-25, 30-30 साल के लोगों के साथ मिलता हूँ तो मुझे अभी भी फील होता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है। तो दोस्तों जिंदगी में मेरा मैसेज एक ही है कि जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो समस्याएं सबके पास हैं यार। अब कोरोना कितनी बड़ी समस्या है, कोरोना आया तो कितनी बड़ी समस्या है। किसी की नौकरी चली गई, कोई बेचारा बहुत बड़ा व्यापारी था वो फेल हो गया, किसी को कोरोना हो गया तो वो कोरोना की वजह से इस संसार से विदा हो गया, और कोई बच गया तो उसके पास जितना पैसा था वो सारा खर्च हो गया। ठीक है, तो दोस्त जिंदगी में एक चीज याद रखिए कि अपने आप से अकेले में बैठ के ना सोचिए, एक चार्ट बनाइए। चार्ट नहीं खाने वाली चार्ट नहीं, चार्ट CHART, चार्ट बनाओ। क्या कि मेरे पास कितनी समस्याएं हैं और एक तरफ मेरे इस काम को करने की वजह क्या है। आपको जब लगे कि मेरी वजह बड़ी है तो समस्या अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये लगे कि मेरी समस्या बड़ी है तो दोस्त आपको जिंदगी में कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं कर सकता, क्योंकि ये गेम यहां से जीती जाती है। यहां से मन के हारे हार है, मन जीते जग जीत, यही मन मलाए उस मंजिल से और यही मन करे पलीत। कहते काम करना है तो निशाने हजार हैं, कुछ भी नहीं करना तो बहाने हजार हैं। मैं जिन लोगों की तलाश में था, वो लोग जिस तरह के मैंने फील किया था कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए, वो लोग परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, आपके रूप में हकीकत में मिले मुझे। कोरोना सबके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोद 80,000 85,000 के चेक से 1.5 लाख पे पहुंचा। सहमत हो? जी सर। कोरोना सबके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अभिनीत 25, 30, 35,000 के चेक से 1.5 लाख पे पहुंचा। कोरोना सबके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी विजय हनबत 15, 20, 25,000 के चेक से सीधा 90, 95,000 के चेक पे पहुंचा। कोरोना सबके लिए था, लेकिन प्रियंक भी कैप पे पहुंचा, बंटी नंदन कैप पे पहुंचा, कन्हैया प्रसाद 10, 15,000, 20,000 का चेक हफ्ते का 35, 40, 50, 50, 60, 60,000 तक पहुंचा। राहुल कुमार, मैं मानता हूं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मिस्टर राहुल कुमार, इसका एग्जाम्पल दे दो, काम हो जाता है। जैसे कि कहते हैं ना, हनुमान जी का नाम ले लो, काम हो जाता है।
ऐसे कहीं प्लान दिखाने जाओ, उसकी फोटो दिखा दो, काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोरोना इतना ही भयानक था तो राहुल की कैप क्यों नहीं गिरी? काम करना तो निशाने जा रहा है, कुछ भी नहीं करना तो बहाने जा रहा है। उसने किया, उसने काम करके दिखाया, वजह स्ट्रांग थी। बंटी नंदन सिंह कैप पे आया, राजेश राय कैप पे आया, अंडमान निकोबार में मेरी टीम चलती है, वहां से लोग कैप पे आए, गौरव, पंकज ये कैप पे आए। आप सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र कुमार रघुवंशी। देखो अब तो ये समझ नहीं आ रहा कि कोरोना अभिशाप है कि वरदान है। इससे पहले रविंद्र रघुवंशी का चेक था 35,000, 50,000, 60,000, 55,000, 60,000, 65,000, लेकिन कोरोना के टाइम पे रविंद्र सर का चेक पहुंचा 80,000, 85,000, 90,000, 94,000, 97,000। अब मैं कैसे मान लूं कोरोना अभिशाप है? अविनाश हवारे जिसने पिछले कल गाड़ी निकाली, यार क्या बधाई भी देना चाहते हैं उसको? देना चाहती है ना? रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्त। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब है आपकी जो अचीवमेंट है उसको देख के ये लगता है कि कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो भी टफ पीपल डू। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। फिर भी आप लोग पीछे नहीं हटोगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिंदगी में अपनी कोई वजह स्ट्रॉन्ग करिए कि जो वजह जो है ना आपको कभी पीछे ना जाए।